हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हमारा ये आईटीआर 7 का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं फर्दर कंक्लूड करने वाली हूँ आईटीआर के बाकी शेड्यूल, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। तो जो पहला शेड्यूल हमारा इस वीडियो का वो है शेड्यूल वीसी। लास्ट वीडियो तक मैंने शेड्यूल आर तक आपको एक्सप्लेन किया था। वीसी जो शेड्यूल है वो है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये मैंडेटरी है। जो लोग आईटीआर 7 फिल कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए। इसमें आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है और डी। पार्ट ए हमारा डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, पार्ट बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और इसी का ही एडिशन टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। और पार्ट डी एनोनिमस डोनेशन से रिलेटेड है, जिनकी जानकारी आपको नहीं है किसने दिया है क्या नहीं दिया है, उनको एनोनिमस डोनेशन कहते हैं। तो डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो कॉर्पस डोनेशन कितना है और अदर देन कॉर्पस डोनेशन कितना है, इसमें आपको बाइफिकेशन बताना है। कॉर्पस डोनेशन में भी आपका रेनोवेशन और रिपेयर से रिलेटेड कितना है और अदर देन दैट कॉर्पस कितना है, ये आपको बताना है। बट ये हमारा जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है अदर देन कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन में ग्रांट्स आपको गवर्नमेंट से कितनी मिली है, ग्रांट्स रिलेटेड टू सीएसआर कितनी है, अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स कितनी है या अदर डोनेशन कितने हैं, ये आपको बताना है। तो ये हमारा डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन हो चुका है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगेन कॉर्पस से रिलेटेड कितना है, अदर देन कॉर्पस से रिलेटेड कितना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड। तो स्पेसिफाई करना है पर्पस कि क्यों आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, इसके लिए भी एक नया कॉलम ऐड कर दिया है। तो ऐसे जब हम डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीब्यूशन बताते हैं तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लास्ट में आपको एनोनिमस डोनेशन बताना है कि ऐसे कितने डोनेशन जिसकी जानकारी आपको नहीं है। जानकारी मतलब कि किस पर्सन ने दिया, उसका एड्रेस, पैन नंबर वगैरह वगैरह। क्योंकि इसमें 5% से टैक्स लगेगा, क्योंकि 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर माना जाएगा आपका एनोनिमस, और 30% से स्ट्रेट अवे टैक्स लग जाता है। तो ये हमारा शेड्यूल वीसी है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि डोनेशन से रिलेटेड है। अब हमारा शेड्यूल नेक्स्ट है एआई। एआई है एग्रीगेट ऑफ इनकम से रिलेटेड, जो कि अदर देन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। तो कहाँ कहाँ से हमारा इनकम और हो सकती है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की, वो है रिसीट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्टिव, रिसीट फ्रॉम इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, रेंट, कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, नेट कंसिडरेशन और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो ये सारे से रिलेटेड अगर कोई इनकम है आपकी तो आपको एआई शेड्यूल फिल करना है। इन दोनों को मिलाकर आपकी टोटल इनकम हो जाती है। टोटल इनकम का ही फिर अब हमको एप्लीकेशन की जानकारी देनी है शेड्यूल ए में। पहले फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक जो दो शेड्यूल एक्स्ट्रा थे वो थे ईआरईसी। ईआरईसी शेड्यूल को ही मिक्स करके शेड्यूल ए बना दिया है, जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने कितना खर्चा किया। अभी जब हमने इनकम की बात करी बीसी और एआई शेड्यूल में, उन दोनों को मिला के अब हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू और कैपिटल कॉलम ही बना दिया है उनने पूरे शेड्यूल में। तो जो हमारा ईआर और ईसी शेड्यूल था उसको मर्ज करके शेड्यूल ए में बना दिया है। अब इसका जो पार्ट है वो है पार्ट ए, जो कि एप्लीकेशन टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। पार्ट बी एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन आउट ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड एट C2 to C7। एंड जो थर्ड है सी, वो है सोर्सेज ऑफ फंड टू मीट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसका सोर्स क्या रहा है, क्या वो इसी साल की इनकम से रहा है या प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेशन से रहा है, उसकी जानकारी हम सी में देते हैं। तो ऐसे हमारा टोटल अमाउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आ जाता है। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्योंकि जब हम सी में सोर्सेज देंगे तो उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो सब माइनस हो जाएंगे। तो इस साल आपका कितना एप्लीकेशन है वो माना जाएगा और फिर 85% देखा जाएगा। तो ए पार्ट की बात करें एप्लीकेशन टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर तो टोटल खर्चा आएगा कि अभी तक आपने कितना खर्चा किया है रेवेन्यू या कैपिटल से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अदर देन कॉर्पस, रिलीजियस, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशनल,
yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments, general public utility, application which cannot be specifically identified in 1 to 9 above. इसके अलावा आपने कोई कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीदा है जिसका आप एग्जेम्पशन क्लेम करें 11(1)(a) में रिस्ट्रिक्टेड टू नेट कंसिडरेशन। ये हमारा है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट को बेच के नया खरीदते हैं उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। और ऐसे आपका टोटल आ जाएगा A1 से A11, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमें यहाँ पर लिंक वाइज एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन देनी है। पार्ट बी में हमें डोनेशन की इंफॉर्मेशन देनी है जो कि हम एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं बट वो अलाउड नहीं है। जैसे कि डोनेशन अगर हम किसी दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को देते हैं टूवर्ड्स कॉर्पस, मतलब दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए वो कॉर्पस माना जाएगा, तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं होता है, डिसअलाउड होता है। डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB और अप्रूव्ड अंडर 1023C अदर देन टूवर्ड्स कॉर्पस इन केस ऑफ डोनेशन आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम। जब हम एक्यूमुलेटेड इनकम का बेनिफिट लेते हैं उससे हम दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को पैसे देते हैं अदर देन कॉर्पस फॉर्म हो, तब भी ये डिसअलाउड होता है, क्योंकि आपको एक्यूमुलेटेड इनकम जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेशन किया गया है उसके लिए यूज करना जरूरी है। अगर आपने दूसरे ट्रस्ट को देखा तो अभी हमने शेड्यूल आई में देखा था कि शेड्यूल आई में वो डिसअलाउ हो जाता है और टैक्स लग जाता है। थर्ड है डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नॉट हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। आपने ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जो कि सेम ऑब्जेक्टिव में नहीं है, वो भी डिसअलाउड है। नेक्स्ट है डोनेशन टू एनी पर्सन अदर देन ट्रस्ट। आपने ऐसे पर्सन को डोनेशन दिया जो कि ट्रस्ट है ही नहीं, 12AB में रजिस्टर्ड नहीं है, 1023C में है, तो वो ऐसे डोनेशन भी डिसअलाउड होते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन किया है आउटसाइड इंडिया फॉर विच अप्रूवल एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 11(1)(c) इज ऑब्टेन, तो वो आपको अमाउंट यहाँ पर बताना है, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर विच अप्रूवल एज पर प्रोविजन टू 11(1)(c) इज नॉट ऑब्टेन। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो आपको 5th और 6th पॉइंट में बताना है। अप्लाइड फॉर एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव से ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उसके अलावा आपने अप्लाई किया है तो वो भी डिसअलाउड है, 7th पॉइंट में आएगा। और एनी अदर डिसअलाउएबल एप्लीकेशन है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ऐसे कोई खर्चे जिसमें टीडीएस डिडक्ट होना था बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मतलब 40A3 और 40A3A अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी डिसअलाउंस माना जाएगा, तो वैसे डिसअलाउंस आप 8 पॉइंट में डालेंगे। अब हम देखते हैं 6th कि ये जो हमने एक्सपेंडिचर ऊपर बातें करी हैं वो कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं। इनकम derived from property income earned during the previous year excluding corpus, obviously corpus क्योंकि exempt होता है तो इसलिए corpus के अलावा जितना भी आपको डोनेशन मिला है या इनकम हुई है उसमें से आपने कितना यूज किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट पॉइंट में इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर सेक्शन 11(2), कितना एक्यूमुलेशन है इन अर्लियर ईयर्स, पिछले सालों का कितना एक्यूमुलेशन है जिसको आपने इस साल यूज किया आपको वो बताना है। Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of 11(1) applicable only when exemption is claimed under 11 and 12। आपने डीम्ड एप्लीकेशन की ऑप्शन एक्सरसाइज की है, मतलब शेड्यूल डी फिल किया है, उससे रिलेटेड अगर आपने वो पैसे इस साल आए और वो यूज किए हैं तो आपको थर्ड पॉइंट में बताना है। इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स अप टू 15% एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। अगर आपने पिछले हर सालों का जो 15% एक्यूमुलेशन है उसमें से कुछ खर्चा किया है तो आपको 4th पॉइंट में बताना है। कोई कॉर्पस से रिलेटेड खर्चा किया है तो आपको 5th पॉइंट में बताना है। बोरोड फंड लोन या बोरिंग लेके आपने खर्चा किया है तो आपको 6th पॉइंट में बताना है। और एनी अदर अगर कोई इनके अलावा आपने कोई चीज है कोई दूसरी इनकम यूज करी है तो आपको ये बताना है। तो बेसिकली जो 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट में ये बताना है कि जो हमने ऊपर ए और बी में खर्चा किया है उसके सोर्सेस क्या हैं, क्या वो इसी साल की इनकम से किया है, पिछले सालों के एक्यूमुलेशन से रिलेटेड किया है,
या कोई कॉर्पस से विड्रॉ करके किया है, लोन या बोरिंग से किया है, वो आपको बताना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें बताएंगे, तो जो A12 है, A12 मतलब ए पार्ट जो हमारा है, A-B, क्योंकि A12 में आपने टोटल खर्चा लिखा है, बी में वो वाले खर्चे लिखे हैं जो कि आपने दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं, एंड उसके बाद जो C2 है, C2 से माइनस करना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक C1 ही है जो कि इस साल की इनकम आपने यूज करी है। तो इस साल की इनकम को ही हम देखेंगे कि 85% एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं। अगर पिछले सालों की एक्यूमुलेशन से रिलेटेड खर्चा किया है या कोई कॉर्पस से किया है, बोरिंग से किया है, तो वो सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, वो इस साल एप्लीकेशन नहीं मानी जाएंगी। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डी पॉइंट में आ जाएगा। और डी पॉइंट के बाद भी, अब ये जो डी पॉइंट में अमाउंट आएगा वो प्योरली इस साल से रिलेटेड, कि इस साल की इनकम है और इस साल का खर्चा है। अगर इस साल की 100 रुपए की इनकम हुई है और उसको आपको 85 रुपीज तक एप्लीकेशन बताना है, तो यहाँ पर जो डी पॉइंट में अमाउंट आएगा वो आपका इस साल का ही एप्लीकेशन आएगा, कि जो आपका 85 रुपीज से कितना आपने अप्लाई किया है, वो अमाउंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 60 रुपीज है, तो जो 25 रुपए वो आपका शॉर्टफॉल माना जाएगा, बट अगेन आप डीम्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल 85 ही आता है, आपका पूरा का पूरा 85%, 100 रुपए की इनकम थी, 85 रुपीज आपका आपका यहाँ पर आ गया। तो उस फर्दर उसके बाद भी चीजें हैं, क्या है, अमाउंट विच वाज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर कोई क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, यहाँ तो 85 रुपीज का खर्चा आ गया, अब इन खर्चों में से भी आपने एक्चुअली पे किया ही नहीं है, एज अ क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में, तो आपको यहाँ पर ई पॉइंट में बताना है, जैसे वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट, जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं करेंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसी साल मिलेगा जिस साल आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसी से रिलेटेड है। अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच आई अक्रूड ड्यूरिंग एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर बट नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन अर्लियर प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले सालों के कोई क्रेडिटर्स हैं, आपने पे इस साल किया है और पिछले साल आपको ऑब्वियसली नहीं मिला होगा उसका डिडक्शन, तो इस साल आप वो डिडक्शन क्लेम करेंगे एफ में। तो 85 में से फॉर एग्जांपल 10 रुपए के क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, तो आपको ई में 10 रुपए बताना है, एंड एफ में अगर आपने कोई क्रेडिटर्स को पे किया है, फॉर एग्जांपल 8 रुपीज, तो आपको 8 रुपीज यहाँ बताना है। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा जी, जो कि डी माइनस ई प्लस एफ होगा। तो ये जो हमारा शेड्यूल ए है, ये ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको होपफुली समझ आया होगा कि ए कैसे आपको फिल करना है। तो जब आपने ए फिल कर दिया, उसके बाद के जो शेड्यूल है वो तो नॉर्मल अदर हेड्स के हैं, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, करंट ईयर लॉसेस, स्पेशल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये सारे 1023 सी से रिलेटेड है। अब ये जो है यहाँ पर ग्रे है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टीआई, इसको आपको ऐड करना है, जिसके लिए आपको ऐड शेड्यूल पे क्लिक करके टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स पेमेंट में जाना है।
यहाँ पर आपको येस करना है। अभी ये शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो मैंडेटरी शेड्यूल है वो फ्रीज दिख रहा है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट मैंने पूरा आईटीआर 7 कवर कर लिया है। काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज आप जल्दी वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बनाया है। होपफुल आपको मदद मिली होगी। मैं ऐसे ही फॉर्म 10B और 10B भी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।